रिसेंटली नेपाल में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे गए हैं विच हैव बीन लेड बाय द जेंजीज। जेंजीज जो है आज की यूथ की पॉपुलेशन है और बहुत सारी ग्रीवियंसेस के कारण, बहुत सारे इश्यूज के कारण, सोशल मीडिया के बैन के कारण इन जेंजीज ने नेपाल में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, जिसके कारण सारी के सारी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया वहां पे एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे हैड टू रिजाइन इन नेपाल। इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस क्राइसिस इज। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ की जरूरत है तो यू कैन ज्वाइन दीज टेलीग्राम चैनल्स एंड यू कैन गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम दीज चैनल्स, राइट। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो वी विल बी कवरिंग इज, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये क्या प्रोटेस्ट हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है इन प्रोटेस्ट में एक्सेट्रा। कुछ फैक्ट्स जो इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड है उनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर ये जो मूवमेंट थी, जो ये स्टूडेंट लेड मूवमेंट थी, जेंजीज लेड मूवमेंट थी, इनके फीचर्स क्या क्या थे, कि कैसे ये, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, क्या ट्रेट्स थे, कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ी, किन इश्यूज पे इन्होंने बात की, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद इमीडिएट ट्रिगर्स क्या रहे इन प्रोटेस्ट्स के लिए। फिर इमीडिएट ट्रिगर्स के बाद देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ग्रीवियंसेस क्या थी लोगों की नेपाल में जो रह रहे थे, उन नेपाल के सोसाइटी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में क्या ऐसे इश्यूज थे जिनके कारण उनको ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर होना पड़ा। फिर इनका थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे जो बांग्लादेश में 2024 में प्रोटेस्ट हुए थे, जिनमें भी शेख हसीना गवर्नमेंट को आउस्ट कर दिया गया था बांग्लादेश से। सो थोड़ा सा उसके साथ इसका सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि कैसे इंक्लूडिंग नेपाल, जो इंडिया का नेबरहुड है, उसमें डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग कैसे हो रही है, कैसे जो डेमोक्रेसी है वो वीकन हो रही है इन द साउथ एशियन रीजन और सार्क रीजन, राइट। और इसके बाद थोड़ी सी देख लेंगे कि यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल में जेंजीज की कोर डिमांड्स क्या क्या हैं और क्या वो चाहते हैं अपनी सरकार से, जिसके कारण उन्होंने ये प्रोटेस्ट करे थे। सो अगर हम इसको शुरू करें तो इसमें जो प्रोटेस्ट हैं दे वर ऑस्टेंसिवली बिकॉज ऑफ, सबसे पहला जो मेन रीजन था, जो मेन ट्रिगर पॉइंट था बैकलैश का, वो था सोशल मीडिया बैन जो सरकार ने लगाया था। वहां की वेबसाइट, वहां की सोशल मीडिया वेबसाइट्स सच एज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा, इनके ऊपर जो बैन लगाया गया था, उनके अगेंस्ट इन जेंजीज ने जो है वो प्रोटेस्ट करना शुरू करा था, राइट। सो इट has led to the resignation of the incumbent prime minister, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, ही had to resign, वहां के होम मिनिस्टर had to resign, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे टॉर्च कर दिया गया। जो काठमांडू का फेमस लैंडमार्क होटल था, होटल हिल्टन को आग लगा दी गई। वहां के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके घरों को आग लगा दी गई, कईयों की डेथ हो गई, बहुत सारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स वर हैरेस्ड बाय द क्राउड। सो बहुत सारे इश्यूज जो हैं वहां पे आए, सब कुछ हम देखेंगे धीरे धीरे। जो ये प्रोटेस्ट हैं दे वर लेड मोस्टली बाय द जेन जी प्रोटेस्टर्स। जेन जी पॉपुलेशन इज बिटवीन 1997 एंड 2017, 2013 अप्रोक्सीमेटली। अगर जो लोग हैं जेन जी पॉपुलेशन जो है, ये वो लोग हैं जो 1997 के बाद पैदा हुए थे और कहीं 2013-14 के बीच में पैदा हुए थे। सो दिस कोहोर्ट रिप्रेजेंट्स मोस्ट ऑफ द यूथफुल पॉपुलेशन राइट नाउ। यही लोग हैं जो अभी करंटली दुनिया में 26, 27, 28 साल की उम्र में हैं, और यही वो लोग हैं जो मेनली यूथफुल पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। इन जेंजीज ने बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्चेस अगेंस्ट पैलेस्टीन, अगेंस्ट द इजरायली वॉर इन पैलेस्टाइन, उस वहां पे भी प्रोटेस्ट करेंगे। इंडोनेशिया में, आपने बांग्लादेश में देखा होगा बहुत सारे प्रोटेस्ट। सिमिलर एज ग्रुप, सिमिलर डेमोग्राफिक कोहोर्ट ने जो है ये प्रोटेस्ट को लीड करा है, राइट। ये जो अपराइजिंग है, दिस जेंजी अपराइजिंग, इट हैज बीन द बिगेस्ट यूथ लेड अपराइजिंग इन नेपाल सिंस द जन आंदोलन ऑफ 2006। जो 2006 में जन आंदोलन हुआ था नेपाल में, जिसके कारण वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो लाई गई थी और मोनार्की को अबॉलिश किया गया था। उस जन आंदोलन के बाद ये जो जेंजीज का प्रोटेस्ट है, इट हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोटेस्ट इन नेपाल सिंस 2006। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की प्रोटेस्ट में बाय कन्फ्रंटिंग द सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रोटेस्ट के टाइम पे जो टीयर गैस शेल्स चलाए गए, रबर बुलेट्स चलाई गई, उसमें नियरली 30 पीपल हैव डाइड एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन इंजर्ड एज वेल, राइट। सो दीज आर द ब्रीफ इंट्रोडक्शंस एंड फैक्ट्स अबाउट दिस क्राइसिस। अगर हम नेचर ऑफ मूवमेंट की बात करें कि मूवमेंट का नेचर, मूवमेंट का स्ट्रक्चर क्या रहा है इसमें, तो अब देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द मूवमेंट है, इट हैज बीन वेरी वेरी कॉमन अक्रॉस अ लॉट ऑफ
across a lot of protests, especially in Asia, right? इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश में देखेंगे, right? प्रो पैलेस्टीनियन जो प्रोटेस्ट हैं उनमें देखेंगे तो सारे के सारे फीचर्स जो हैं दे आर कॉमन अक्रॉस दीज मूवमेंट्स. सो अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला, दिस इज अ लीडरलेस एंड अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट. मतलब देयर वाज नो सेंट्रल लीडरशिप विद whom देयर कुड बी नेगोशिएशन. सो कोई लीडर्स इसमें आइडेंटिफाई नहीं करे गए, सिर्फ एक ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का मतलब कि इसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था. एवरीवन एंड ईच एंड एवरी पर्सन हु वाज इन्वॉल्वड इन दिस मूवमेंट वाज इक्वल एंड दे वर हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड. कोई इनके लीडरशिप स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था. सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में भी, और जो इंडोनेशिया में ट्रकर्स और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था. फिर इसका थीम जो था, यूथ वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट. क्यों? क्योंकि ये जेनजीज ने लीड की थी. जेनजीज की करंट एज अराउंड 27-28 के आसपास जो मोस्ट सीनियर जेनजीज हैं. सो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट किया गया था यूथ वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, कि जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, पुराने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो स्टेट हमारी चलती आ रही है, ये कहीं ना कहीं पे जो यूथ हमारा है उसके इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा. सो दैट इज व्हाट इट वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट. फिर इन्होंने दिखाया कि जो करंट डिस्पेंसेशंस हैं, करंट ऑर्डर है, करंट गवर्नमेंट है, वो एस्पिरेशंस ऑफ यूथ को पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा, राइट? फिर दिस वाज नॉट ए नेशनलिस्ट मूवमेंट. ये नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी. इसमें कोई भी नेपाली सिटीजनशिप, नेपाली कल्चर, नेपाली हिस्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करी गई. सिमिलरली बांग्लादेश में भी ऐसा ही था, इंडोनेशिया में ऐसा था. दिस वाज नॉट ए नेशनलिस्ट मूवमेंट बट एन इंटरेस्ट बेस्ड मूवमेंट, कि हमारा इंटरेस्ट, we should not be identified as Nepali citizens but as youthful population जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के ऑपरेशन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं. सो नेशनलिस्ट नहीं था. It was more ideology based, it was more interest based, right? It projected corrupt elite versus pure people, right? Just like they were promoting a hashtag by the Nepo Kids. Nepo Kids का जो hashtag था, ये चीज प्रोजेक्ट कर रहा था कि जो पॉलिटिकल एलिट के जो बच्चे हैं, they were getting all the resources, they were leading lavish lives, but the common people of Nepal were suffering because of unemployment, because of poverty, because of stagnating economy, etc. So ये कहीं ना कहीं यूथ को प्रोजेक्ट कर रहा था वहां की एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट, राइट? Then it had an transnational resonance. Transnational resonance as in they used many characters which were not of Nepali origin but which had a global significance, just like this straw hat flag. This straw hat flag has been taken from an anime called One Piece. और ये जो एनिमे है, ये जापानीज एनिमे है जो दिखाता है कि कैसे लोग अपने ओप्रेसर्स के अगेंस्ट, टायरेंट्स के अगेंस्ट, कॉलोनियलिस्ट्स के अगेंस्ट लड़ते हैं और कैसे फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, कैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो कहीं ना कहीं इट ग्रू आउट ऑफ द नेपाली आइडेंटिटी और ग्लोबल रेजोनेंस इन्होंने दिखाया. ये सिमिलर फ्लैग अगर आप देखेंगे तो यू वुड हैव सीन दिस फ्लैग even in Bangladesh protests, even in Indonesian protests, even in pro-Palestinian protests in London, New York, etc. This flag has a global resonance amongst the Gen Zs, and इसलिए इसकी जो movement की nature है, it is of transnational nature, it is of transnational nature, and it had a transnational resonance, right? Then it is a post-ideological movement. पोस्ट आइडियोलॉजिकल मूवमेंट का मतलब है कि इट डिड नॉट एडहेयर टू एनी ऑफ द कन्वेंशनल आइडियोलॉजीज, कि ना ये मार्क्सिज्म को मान रहा है, ना ये कैपिटलिज्म को मानता है, ना ये माओइज्म को मानता है, बट दे बिलीव इन पोस्ट आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. दे बिलीव इन इशू बेस्ड मूवमेंट्स अगेंस्ट करप्शन, मूवमेंट्स अगेंस्ट नेपोटिज्म, movements against freedom, movements against restrictions on freedom of speech and expression, etc. Right? So this is what they were fighting for.
right? This is a post ideological movement. This is not about Maoism, uh, this is not about Marxism, liberalism, Maoism, etc. This is about issues, right? So this was a post ideological movement. अगर हम ग्रीवियंसेस की बात करें तो ग्रीवियंसेस में हम वी कैन डिवाइड दीज ग्रीवियंसेस इनटू टू पार्ट्स, इमीडिएट ट्रिगर्स एंड लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स, राइट? इमीडिएट ट्रिगर में लाइक वी ऑलरेडी डिस्कस्ड द सोशल मीडिया बैन, राइट? सो सोशल मीडिया बैन में क्या था, देयर वर डायरेक्टिव्स फॉर मैनेजिंग द यूज ऑफ सोशल नेटवर्क्स ऑफ 2023. These directives were introduced by the Ministry of Communication in Nepal. 2023 में ये directives आए थे और under these directives they told the social media networks to register themselves under the Nepali law, ताकि वहां पे जो hate speech है, ताकि वहां पे जो issues हैं सोशल मीडिया को लेके उनको ये कंट्रोल कर पाए. सो अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया कंपनीज, उनको इन्हें नोटिस भेजे गए, एक नहीं 5-6 बार नोटिस भेजे गए कि आप नेपाली लॉ के साथ एडहेयर करो और यहाँ पे लोकल ऑफिसेज खोलो ताकि हम हेट स्पीच वगैरह को कंट्रोल कर पाए हमारी कंट्री में. बट अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज फेल्ड टू एडहेयर टू द लॉ. इसलिए आफ्टर सेंडिंग 5-7 नोटिसेज एंड आफ्टर getting approval from the Supreme Court, the Nepali government put a ban on the social media platforms like WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, etc. So क्योंकि इन्होंने डेडलाइन तक रजिस्टर नहीं करा था इसलिए इनके ऊपर बैन लगा दिया गया, राइट? अब ये जो प्लेटफॉर्म्स थे अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ वेस्टर्न ओरिजिन, बट जो टिकटॉक है, TikTok with Chinese origins, it was not placed under the ban, but because TikTok ने जो ये rules and regulations थे उनको adhere कर लिया था, right? So ये जो ban था, this ban acted as an immediate trigger. ये जो Gen Zs हैं नेपाल के, they depend a lot on these social media platforms. ये इन social media platforms के ऊपर कंटेंट क्रिएट करते हैं, दे प्रमोट देयर टूरिज्म, दे प्रमोट देयर कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा, जिसके कारण इनको काफी सारा रेवेन्यू जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आता है. एंड एन इमीडिएट बैन ऑन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वुड हैव कर्टेल्ड देयर इनकम सोर्सेज. पहली बात, इनकम सोर्सेज कर्टेल करते. दूसरी बात कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे इनको ये यूथ पॉपुलेशन यूज करती थी टू वेंट आउट देयर एंगर. So these were a kind of safety valve for them, right? They were a kind of safety valve for them, जहां पे वो जाते थे, अपनी भड़ास जो है वो निकालते थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे और बहुत सारे हैशटैग्स जैसे नेपो किड्स एटसेट्रा उनको प्रमोट करते थे और होप करते थे कि कहीं ना कहीं ये जो इश्यूज हैं उनके गवर्नमेंट तक पहुंचे. बट क्योंकि ये इस पे बैन लगा दिया गया था तो ये जो इश्यूज उनके गवर्नमेंट तक पहुंचने थे, दे फेल्ड टू रीच द गवर्नमेंट और इसीलिए इनको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके भी लड़ाई करनी पड़ी गवर्नमेंट के साथ, राइट? सो दीज वर द इमीडिएट ट्रिगर्स. इमीडिएट ट्रिगर्स में प्रोटेस्ट के बड़े होने का कारण क्या था? अर्लियर इट वाज अ लिमिटेड प्रोटेस्ट बट इट एक्सपेंडेड बिकॉज वहां पे जो था शूट एट साइट ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट ने दे दिए एंड ड्यूरिंग द लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट जो पुलिस वगैरह ने करनी थी वहां पे जो भी उन्होंने फायर करे, राइट, स्मोक शेल्स फायर करे गए, रबर बुलेट्स फायर करी गई, उनसे क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल डाइड इन दोज एक्टिविटीज. सो उसके कारण प्रोटेस्ट का साइज जो है वो और ज्यादा बड़ा हो गया और बहुत सारी मेजर सिटीज में ये प्रोटेस्ट फैल गए, राइट? सो This was the immediate reason for this protest. प्रोटेस्ट शुरू हुआ क्योंकि सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था. प्रोटेस्ट बड़ा हुआ क्योंकि उस छोटे प्रोटेस्ट को वायलेंटली सप्रेस करने की कोशिश की गई थी. बट वो जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसके पीछे बहुत सारे अंडरलाइंग ग्रीवियंसेस भी थे. उन अंडरलाइंग ग्रीवियंसेस में सबसे बड़ा था करप्शन एंड इम्यूनिटी, राइट? करप्शन में नेपाल जो है, नेपाल में बहुत सारे करप्शन केसेस बड़े बड़े लीडर्स के अगेंस्ट, पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट चल रहे थे बट देयर वाज नो आउटपुट. कोई भी लीडर जो था उसको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा पा रहा था, किसी को भी सजा नहीं हो रही थी करप्शन के साथ. सो इसलिए करप्शन
एंड इम्यूनिटी टू द नेपाली पॉलिटिशियंस। इसके कारण वहां पे लोग बहुत ज्यादा अपसेट थे वहां की डिस्पेंसेशन के साथ। देन द इशू ऑफ नेपो बेबीज। नेपो बेबीज, नेपोटिज्म बेस्ड किड्स जो हैं, these were the children of these affluent businessmen, affluent politicians and the ex prime ministers of Nepal, जो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जी रहे थे। और इन एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स के साथ, राइट, इन एक्सट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को कंट्रास्ट किया गया लाइफस्टाइल एक नॉर्मल नेपाली इंसान का जो पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में या फॉरेन कंट्री में कहीं काम करने जाके स्ट्रगल कर रहा है, और उससे कंट्रास्ट किया गया, जिससे अ स्टार्किंग काइंड ऑफ सिचुएशन इमर्ज्ड इन नेपाल कि एक लोग हैं जो बहुत रिच हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इन नेपाल वर वेरी पुअर। सो नेपो किड्स स्टार्टेड ट्रेंडिंग इन नेपाल, और उसके कारण बहुत सारे लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े, राइट। देन थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The social media ban was perceived as a threat to freedom of speech and expression. Already नेपाल में स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सोर्सेज बहुत कम है, सोशल मीडिया उनमें से एक था। बट सोशल मीडिया को बैन कर देने से, सोशल मीडिया को बैन कर देने के कारण वो एक इकलौता जो सोर्स था उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, वो भी बंद हो गया, विच एक्टेड एज एग्रावेटिंग फैक्टर टू द प्रोटेस्ट, राइट। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, सो इकोनॉमी जो है नेपाल की, नेपाल इज अ वेरी स्मॉल इकोनॉमी विच इज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया। सो नेपाल की इकोनॉमी जो थी एक फेलिंग इकोनॉमी है, इट हैज नॉट prospered, it has not grown at the pace it should have been. नेपाल का more than 40% people जो है, they are below the age of 30. So नेपाल का जो demographic dividend है, it is also going through a phase of demographic dividend, but वो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छी तरह से लेवरेज ही नहीं कर पा रहा, जिसके कारण ये पूरी की पूरी जेनजी पॉपुलेशन जो है, दे हैव बीन लेफ्ट अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, या उनके जो सोर्सेज ऑफ इनकम है दे हैव बीन वेरी वेरी लिमिटेड, राइट। सो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स एट होम, एंड देयर इज अ वेस्टेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। 25 to 30% ऑफ द जीडीपी, जो नेपाल का जीडीपी है उसका 25 से 30% डिपेंड्स ओनली अपॉन द रेमिटेंसेस। सो रेमिटेंसेस क्या है कि इंडिया जैसी कंट्री से, मिडल ईस्ट से बहुत सारे नेपाली लोग रशिया में मिल रहे हैं। दे हैव जॉइंड रशियन फोर्सेस, दे हैव जॉइंड रशियन फोर्सेस टू फाइट इन द रशिया यूक्रेन वॉर। क्यों? क्योंकि नेपाल में उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, राइट। सो रशियन फोर्सेस में ज्वाइन कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, वहां पे उनको डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही हैं उन रीजन्स में, राइट। और बिकॉज नेपाली इकोनॉमी जो है रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट है, लोकल जॉब्स जो हैं, लोकल इकोनॉमी जो है वो ग्रो नहीं कर पा रही उस हिसाब से। सो पीपल आर डिस्प्रेस्ड, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू गो आउटसाइड देयर कंट्री टू वर्क, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि उनके घर के आसपास कोई जॉब्स नहीं है, राइट। 40% पॉपुलेशन इज बिलो 30, राइट। सोशल मीडिया जो था उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम था, वो वहां पे कंटेंट बनाते थे, अपने कल्चर को प्रमोट करते थे, टूरिज्म को प्रमोट करते थे, अपने BNBs को प्रमोट करते थे, जिसके कारण उनको एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंडिया जैसी कंट्री से आता रहता था। बट बिकॉज ऑफ द बैन दिस सोर्स ऑफ इनकम वाज आल्सो थ्रेटेंड, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट very very high. So if you see 20.82% unemployment in Nepal. So 1 in every 5 people are unemployed in Nepal. So अगर इतना high unemployment है, that means that the Nepali economy is unable to absorb the youthful population which is more right now in Nepal. 40% उनकी population जो है वो youthful population है, और उनसे कोई productive काम वो नहीं करवा पा रहे, right? 82% ऑफ देयर वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, कि इनफॉर्मल इकोनॉमी उनका जो वर्कफोर्स है इनफॉर्मल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा है। इनफॉर्मल इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चर्ड नंबर ऑफ आवर्स नहीं है उनके, कोई रेगुलेटेड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पेंशन बेनिफिट्स नहीं है, जिसके कारण वो बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करते हैं लोग वहां पे। सो in a failing economy where there is lack of employment, demographic dividend is getting wasted. So this became an underlying grievance for this protest in Nepal, right? Then if we talk of democracy,
democracy was restored in Nepal in 2008. Right? In 2008, King Gyanendra was deposed from his throne and democracy was introduced into Nepal. This was the first time that Nepal became a democracy, right? But within a period of 17 years, right? अगर हम देखें कि 17 सालों में पिछले, there have been 13 changes in governments in Nepal, right? There have been 13 changes in governments in Nepal, जिसके कारण नेपाल का पूरा political stability जो है that has been shaken. राइट इसमें अगर आप ऐड करें तो 2015 में देयर वर प्रोटेस्ट इन द मधेसी रीजन, देन देयर वर प्रोटेस्ट अबाउट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन नेपाल, अर्थक्वेक आया नेपाल में, फ्लड्स आए जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस रहा. सो इसके कारण भी यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस था वो इतना बढ़िया नहीं रहा, इतना अच्छा नहीं रहा. जो यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो यहाँ के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव नॉट बीन वेरी स्ट्रेंथन्ड. यहाँ के कोर्ट्स, जुडिशियल सिस्टम, इलेक्शन सिस्टम, फिर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो वाला सिस्टम, और बहुत सारे जो भी डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेपाल. सो पीपल फेल्ट डिसइल्यूजन्ड, पीपल फेल्ट डिसएन्चेंटेड विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स, पॉलिटिशियंस ऑफ नेपाल की ये जो लीडर्स हैं ये आपस में रोटेट करते रहते हैं. कभी केपी शर्मा ओली आ गए, कभी पीके दाहल आ गए, प्रचंडा आ गए, द्यूबा आ गए. ये आपस में लीडर्स जो हैं रोटेट करते रहते हैं. बट देयर हैज नॉट बिन एनी रियल प्रोग्रेस इन नेपाल. सो दिस बिकेम अ बिग इशू. देन अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड asking that Nepal was better off than a monarchy, and they have started demanding that Nepal's monarchy should be restored. So this is also an issue. This was also an underlying grievance that democracy as an experiment in Nepal had not been very successful, right? Then अगर हम इसके comparison की बात करें with the Bangladeshi movement, बांग्लादेश में 2024 में प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें शेख हसीना गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया था. एंड करंटली देयर इज एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद यूनिस, और वहां पे इलेक्शंस अब ड्यू हैं इन दिसंबर और जनवरी, राइट? इन दोनों मूवमेंट्स में कुछ सिमिलैरिटीज है. बोथ ऑफ दीज मूवमेंट्स आर यूथ लेड एंड स्पॉन्टेनियस, राइट? कि ये यंग पीपल ने शुरू करी मूवमेंट्स, ठीक है, आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल पार्टी स्ट्रक्चर शुरू करी. और इनके जो ट्रेड्स थे जो हमने पहले डिस्कस करे हैं, इफ यू लुक एट दोज ट्रेड्स, मोस्ट ऑफ दोज ट्रेड्स आर सिमिलर अक्रॉस बोथ दीज मूवमेंट्स, राइट? दे वर एंटी इस्टेब्लिशमेंट. एंटी इस्टेब्लिशमेंट मतलब वहां की जो करप्शन है, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट है, वहां पे जॉबलेसनेस है, बांग्लादेश में जो कोटा सिस्टम था, नेपाल में जो सोशल मीडिया बैन है, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट अपने रोल को इंक्रीज करती जा रही थी धीरे धीरे, वो उसके ऊपर लोग जो थे वो डिसएन्चांट हो रहे थे कहीं ना कहीं. एंड दे स्टार्टेड शोइंग देयर दिस इंटरेस्ट टुवर्ड्स दे स्टार्टेड दिस मूवमेंट बिकॉज ऑफ दिस, राइट? देन अगर डिससिमिलैरिटीज की बात करें तो इमीडिएट ट्रिगर जो था नेपाल में, नेपाल का जो इमीडिएट ट्रिगर था, इट वाज सोशल मीडिया बैन एंड करप्शन. बट इन बांग्लादेश द इमीडिएट ट्रिगर वाज कोटा सिस्टम, और जॉब्स में जो कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी उसके अगेंस्ट जो था इमीडिएट बैकलैश हुआ था, राइट? देन इन स्टेट रिस्पॉन्स इन नेपाल, द स्टेट रिस्पॉन्स वाज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बांग्लादेश. बांग्लादेश में जो स्टेट थी उसने वायलेंटली रिप्रेस करने की कोशिश की उन प्रोटेस्ट को. बहुत सारे लीडर्स जो थे उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया. बट नेपाल में जो लीडर्स थे दे गेव अप देयर रेजिग्नेशंस वेरी वेरी क्विकली, एंड देयर वाज नॉट एज मच डैमेज एज वाज डन इन बांग्लादेश, राइट? अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं, तो वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी हैज स्टार्टेड डीरेलिंग इन आवर नेबरहुड. अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में डेमोक्रेसी थोड़े साल पहले चली गई थी, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ ऑंग सांग सू की, उनको हटा दिया गया और मिलिट्री कू यहां पे हुई थी, राइट? यहां पे मिलिट्री कू हुआ. अगर हम बांग्लादेश की बात करें,
तो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुए 2024 में, विच लेड टू द ओवरथ्रोइंग ऑफ द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना, राइट। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फील्ड मार्शल बना दिया गया आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर वाज मेड द फील्ड मार्शल, एंड वो करंटली गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, मच मोर देन द पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान में भी तालिबान हैज टेकन ओवर, राइट, एंड तालिबान टेक ओवर करने के बाद वहां के जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स थे वो वीकन हो गए, वहां पे कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे, वहां पे विमेन राइट्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। सो यू कैन सी हाउ ऑल अलोंग इंडिया एंड नाउ इन नेपाल अगर आप बात करें तो नेपाल में 2025 सितंबर में अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसमें भी आपने देखा है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट ये वाले प्रोटेस्ट हैं, एंड इट हैज लेड टू द वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन नेपाल एज वेल। So if we look at these carefully, so there has been a democratic derailment in India's neighborhood. बहुत सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी से बैक ट्रैक कर रही हैं। So this is not good for India or SAARC as a whole, right? SAARC कंट्रीज में इंक्लूडिंग म्यांमार जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक डीरेलमेंट जो है वो देखने को मिल रही है, राइट। अगर हम कोर डिमांड्स की बात करते हैं कि जेनजीज चाहते क्या है नेपाल में, कमिंग बैक टू नेपाल, अगर हम नेपाल की बात करें तो जेनजीज चाहते क्या है नेपाल में, जेनजीज वांट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज हैं वो सारे के सारे रिजाइन करें, उनकी इलेक्शंस दोबारा से हों और पार्लियामेंट जो है वो नए सिरे से बनाया जाए, राइट। इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, कि जो सीनियर ऑफिशियल्स ने शूट एट साइट ऑर्डर्स दिए थे, राइट, वायलेंट सप्रेशन के लिए ऑर्डर्स दिए थे जिनके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर इन अकॉर्डेंस विद लॉ उनके ऊपर केस चलाया जाए, राइट। देन व्हाट दे वांट इज एन इंटरिम गवर्नमेंट, राइट, इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ समवन दैट द जेनजीज विल रिकमेंड, दैट द जेनजीज विल बिलीव इन, और जो जेनजीज के इश्यूज को आगे रख पाए। सो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाए और उसका जो लीडर होगा ही और शी शुड रेजोनेट विद द इश्यूज ऑफ दीज जेनजी पीपल, राइट, एंड देन अर्ली इलेक्शंस अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट, राइट, देन दे वांट अर्ली इलेक्शंस अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट। सो कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, दिस मूवमेंट वी कैन से दैट दिस इज नॉट एंटी डेमोक्रेटिक, राइट। They ultimately want elections in the system, but what they want is an overhaul of this system, right? So this is all about the Nepal crisis. Thank you very much. If you want, you can access this PDF on these two Telegram channels. Thank you.